हाँ जी, देखिए वी विल स्टार्ट टुडे न्यू चैप्टर। वो क्या हमने पढ़ा था? हमने कहा था आपको सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ है, तो इसके अंदर वी विल डिस्कस द सेल। स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल्स जो हो गया एंड इट्स फंक्शन। एंड इट्स फंक्शन, इसके लिए दो टर्म भी हम लोग यूज करते हैं, साइटोलॉजी भी है और सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। इट इज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो सेल को हम लोग ऐसे क्या कहते हैं कि सेल इज दी बेसिक यूनिट भी कहते हैं और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं इसे। तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना, ऑफ लाइफ भी कहेंगे और इसे बेसिक यूनिट भी होती है लाइफ की, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक सेल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या है, तो इसका कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन में प्रोटोप्लाज्म होते हैं इसके। क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम ये कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या है? इट इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हक्सले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। वी कैन नॉट थिंक अबाउट लाइफ विदाउट द प्रोटोप्लाज्म। एक बात। नंबर 2 कि इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी, सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड कैसे किया था। तो एक साइंटिस्ट का नाम है, बोलिए नाम, किसी को पता है? रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? बोलिए, रॉबर्ट हुके ने क्या देखा था? उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंदर जब वो एक कॉर्क का स्लाइस उसकी स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या पाया? बेसिकली सेल का प्रोटोप्लाज्म उसमें नहीं था, इसलिए कि वो तो डेड था। तो क्या था? ही हैज जस्ट ऑब्जर्व्ड दी सेल वॉल। तो ये कंपार्टमेंट उनको ऐसे नजर आए कॉर्क के केस में। तो कहा कि ये क्या है? तो ये जो वॉल है ये सिर्फ कमरा, सेल के मीनिंग ही होते हैं रूम, कमरा। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। इट इज सराउंडेड बाय ए कवरिंग या सेल वॉल या पार्टीशन वॉल, जो बाद में हमने कहा कि चूंकि कॉर्क था तो उसके अंदर प्लांट सेल्स रहे होंगे, तो ये सेल वॉल था। बाद में क्या हुआ? ये तो एक है, तो इसमें लिख लीजिए आप। उतना नहीं लिखा आप लोगों ने, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नहीं लिखा था, उसको लिखिए पहले। सबसे पहले लिखिए आप सेल के बारे में लिखिए, सेल की स्टडी किसे कहते हैं वो लिखिए। इसमें आप लिख लो कि स्टडी ऑफ सेल्स को, स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स फंक्शंस, इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस को हम देखते हैं, तो इसे साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी कहेंगे। इसके बाद से कहेंगे कि सेल इज, यहां पे ऐड कर लीजिए, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ, और it is the basic unit of life, basic unit of life. ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट के। हमने कहा कि ये सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल। हाँ, तो लिखिए नंबर 1 डिस्कवरी कर दीजिए, हेडिंग दे दो ऐसे, डिस्कवरीज। तो सेल से रिलेटेड डिस्कवरीज क्या क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली बात कहा कि रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड सेल wall under microscope when
studied slice of cork, तो उन्होंने उसे सेल वॉल नजर आया, बाउंड्री नजर आई, इसे सेल की बाउंड्री हो गई, तो कहा कि ये सेल है और नेम्ड सेल, और इस तरह से क्या कहा, उसका नाम रखा सेल, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय बाउंड्री वॉल एंड दैट बाउंड्री वॉल इज रेफर्ड एज सेल वॉल। लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ, एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम है, वो साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने स्टडीड लिविंग सेल, इन्होंने क्या स्टडी किया, तो ये स्टडी किया इन्होंने लिविंग सेल। स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या होता है? स्लाइस का मतलब होता है वो सेक्शंस किया, एक कॉर्क जो होता है वो कॉर्क का सेक्शन काट करके, बहुत ही स्लाइस कहते हैं, स्लाइस हम लोग देखते नहीं घर में, तो दैट इज स्लाइस का मतलब उसको काटा, पतले पतले लेयर्स में निकाला उसको, उसकी स्टडी की माइक्रोस्कोप के अंडर में डाल करके, तो दैट इज उसको कहते हैं स्लाइस बोलते हैं। सेक्शंस भी बोल सकते हैं, सेक्शन ऑफ कॉर्क भी कह दीजिए, जैसे सेक्शन काटते हैं ना हम लोग स्टेम का और रूट का, और सेक्शन काटते हैं और फिर उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि उसके सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो वही है स्लाइस कहिए, या उसको सेक्शन ऑफ कॉर्क में ही ऑब्जर्व की बाउंड्री वॉल है और उसको कहा सेल वॉल। तो दूसरा हुआ कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया, स्टडीड लिविंग सेल। उसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है और वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड क्या, एनीबॉडी ऑफ यू, कोई बताएगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वाज स्टडीड, ऑब्जर्व्ड और डिस्कवर्ड कह सकते हैं, किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो ये एक बेसिक्स है। और मेन जो हमने कहा कि सेल के अंदर क्या पाया जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, और प्रोटोप्लाज्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक जनरल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगी, अगर प्लांट का सेल है, या फिर फंगल सेल वॉल है, या फिर बैक्टीरिया के अंदर भी यू विल फाइंड सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंट होता है, उसके अंदर क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे। अब देखो ये जो सेल होता है, ये हम देखते हैं कि सेल के अलग अलग साइज होते हैं, है ना। तो सेल साइज क्या है और सेल शेप क्या है। सेल का साइज क्या है, या फिर ऐसे समझ लीजिए सेल साइज कितने होते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में हमने कहते हैं कि हमारे यहाँ सेल्स जो है वो प्रोकैरियोट भी होगा और यूकैरियोट्स भी होते हैं, है ना। तो प्रोकैरियोट्स के सेल साइज जनरली हम लोग ये देखते हैं कि सेल का साइज जो वेरी करता है, जैसे वायरसेस के अंदर यू विल फाइंड कि ये 0.02 से लेकर 0.2 म्यू एम होते हैं वायरसेस के साइज, ठीक है। म्यू एम कहते हैं इसको, जेड ये 2 है, इट इज नॉट 0.2 to 2। इसी तरह जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो वैरी करते हैं 0.2 से लेकर के ये हो जाते हैं 0.5 तक म्यू एम होते। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे दे वैरी फ्रॉम 0.5 to 100 म्यू एम तक, तो ये वेरिएबल साइज के होंगे, ठीक है।
इसके बाद हमारे अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है? सर, वायरस का जो सेल होता है उसमें तो कैप्सिड बेसिकली वायरस के सेल साइज नहीं कहते, ये है इट इज़ नॉट ए सेल, बेसिकली इट इज़ ए सब सेलुलर स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इसे हम लोग कहते हैं कि इट इज़ एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, एक्सेप्शन होते हैं ये, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, बिकॉज ये सेल में नहीं आते। वायरसेस के बारे में हम कहते हैं कि वायरसेस जो हैं वो बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है? तो वायरसेस जो है एक्सेप्शंस में आते हैं। ठीक है? इसलिए कि वायरसेस किस चीज़ के बने होंगे? वायरसेस के अंदर कंस्ट्रक्शन कहते हैं, वायरसेस में ये डीएनए होगा या आरएनए होगा और प्लस इसके अंदर प्रोटीन के कोट होते हैं, प्रोटीन कोट होगा। तो ये वायरसेस होते हैं। ठीक है ना? लेकिन चूंकि वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग में है, उसके बाद से फिर हम आगे देख रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसका भी मेजरमेंट आपको दे दिया कि ये वायरसेस के मेजरमेंट होते हैं। इसके बाद से सेल जो होता है उसका शेप कैसा होता है? सेल का डिफरेंट तरह के शेप के सेल्स होते हैं, जैसे स्फेरिकल होंगे, जैसे ये पॉलीगोनल होंगे, जैसे ये क्यूबॉइडल होंगे, इसके बाद ये कॉलमनर होंगे। तो डिफरेंट एपिथेलियल तो ऐसे टिश्यू हो गए, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं दैट फॉर्म्स टिश्यू। ओके? तो अब आप ये पूछो कि कॉलमनर शेप क्या होता है ना? तो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, जैसे हमने कहा कि ये सेल्स जो है वो स्फेरिकल सेल हो गए। क्लियर? इसके बाद से आप कहें कि पॉलीगोनल शेप के सेल्स होते हैं, इस शेप के भी सेल्स होंगे। सेल्स क्यूबॉइडल हो सकते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स उन्हें कहते हैं जिनके ऑल दी प्लेन्स आर इक्वल, दे आर क्यूबिक शेप्ड। और जो सेल इलोंगेटेड होगा और उसे हम कॉलम की तरह से अरेंज्ड होते हैं, तो दे आर नोन एज कॉलमनर सेल्स, इसीलिए कॉलमनर सेल्स कहते हैं उसको। ठीक है? अब ऐसे सेल्स अगर हमारा एपिथेलियम बना रहे हैं तो हम कहेंगे कॉलमनर एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू है। अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग जस्ट द शेप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स अलग अलग जगह पर हमारे बॉडी में अलग अलग होंगे। जैसे पॉलीगोनल शेप हमारा लीवर, लीवर के जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाम क्या दे सकते हैं बताइए? एक लीवर सेल के लिए एक वर्ड अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे आप? बोलिए, जल्दी बोलिए, बता चुका हूं, डिस्कस कर चुके हम लोग। लीवर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? लीवर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जैसे हमने कहा आपसे कि स्टमक है, स्टमक के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? गैस्ट्रो, है ना? तो किडनी है, किडनी के लिए कौन सा करते हैं? नेफ्रो, नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ एक्सक्रीशन। तो अगर हम लीवर के लिए कहें तो कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? हेप्टो, हिप्टो नहीं, हिपैटो, नॉट हेप्टो। हेप्टो कहिएगा तो फिर वो दूसरा हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा। हिपैटो, ठीक है ना? लीवर को हेपर बोलते हैं, हेपैटो। साइट लगा देंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं ना? तो साइटोलॉजी जब कहेंगे तो इसका मतलब क्या है? ये जो सफिक्स है साइट, इसके मीनिंग क्या होते हैं? इसके मीनिंग होंगे सेल। और लीवर के लिए टर्म हमने क्या यूज किया? हिपैटो। तो लीवर सेल को क्या कहेंगे? हिपैटो। तो हिपैटोसाइट्स यूजुअली ये सेल्स जो होते हैं शेप में ये पॉलीगोनल सेल्स हो जाते हैं, ठीक है ना? इसी तरह से एपिथेलियम कॉलमनर हो गया, इस शेप का क्यूबॉइडल हो गया, पॉलीगोनल शेप का होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल फ्लैट, फ्लैट लिख दीजिए। फ्लैटेंड भी होते हैं सेल्स। कैसे होते हैं? तो हाँ, फ्लैट भी सेल्स होंगे, लाइक टाइल्स एक दूसरे से लगे हुए होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये फ्लैट भी होते हैं। ये क्या होंगे? ये स्फेरिकल हो गए। ये सेल क्या हो गए? तो पॉलीगोनल हो गए। ये सेल क्या हो गए? तो क्यूबॉइडल हो गए। ये सेल क्या हो गया? तो कॉलमनर हो गया।
ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं शेप के हिसाब से। इसके बाद से अगर तुमसे कोई पूछे ये बताओ कि स्मॉलेस्ट सेल कौन किसे कहेंगे? पीपी, नोट कर लिया? नोट करते चलिए, पढ़ाई स्टार्ट है। इसके बाद से हमने कहा कि स्मॉलेस्ट सेल, ये सब तो सिर्फ समझने के, ये सब तो डाटा है, आप अपने एनसीईआरटी में ऐसे भी याद करना है आपको, ठीक है ना। क्लास में तो हम समझने वाली बात इसमें नहीं है, इसमें तो बहुत सारा है। स्मॉलेस्ट सेल के बारे में कहेंगे हम पीपी, फुल फॉर्म प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हो गया, और कहते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। लार्जेस्ट सेल, ये हो जाते हैं ऑस्ट्रिच एग, ठीक है ना, लगभग 6 इंचेस इन डायमीटर होंगे ये। लार्जेस्ट सेल हो गया, और लॉन्गेस्ट सेल लॉन्गेस्ट सेल क्या हो गया? हो गया। अब आ जाइए कि सेल थ्योरी क्या है। व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी सबसे पहले ये किसने दी थी? शिल्डेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है ना। वो दो इन्होंने सेल थ्योरी प्रोड्यूस की 1838 में, और इन्होंने क्या कही कि जो सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ, ऑल सेल्स, या कहें कि लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ये बात कही इन्होंने। बाद में चल करके आर वर्षों ने क्या किया, इसे मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करके क्या कहा, ठीक है बने हुए सारे सेल्स होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या कहा? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो पहले तो सेल थ्योरी ने दिया और उसको मॉडिफाई कर दिया आर वर्षों ने। तो फाइनली जो सेल थ्योरी में होगी वो दो बात हम कहेंगे। पहली बात के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। नंबर 2, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आर वर्ष, हाँ बोलिए सर। तो सबसे पहले सेल कौन सा हुआ होगा? अगर सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज करता है, जी हाँ, तो सबसे पहले सेल कैसे क्रिएट हुआ होगा? ये तो एंडलेस साइकिल हो गई। जी नहीं, कोई एंडलेस साइकिल नहीं है। जब आप पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, जब 12th के सिलेबस में होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, कि हाउ दी लाइफ वाज ओरिजिनेटेड। क्लियर? तो लाइफ का ओरिजिन जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि आज से जो यूनिवर्स बना था वो था 20 बिलियन ईयर्स एगो, और अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था सबसे पहले 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, और उसके बाद अर्थ बनने के बाद वाटर बॉडीज़ और सी का फॉर्मेशन हुआ था। कैसे हुआ था ये हम लोग जब क्लास करेंगे तो उसे बताएंगे। वैसे नटशल में बता दे रहा हूँ आपको कि पहले इस अर्थ के ऊपर कोई केमिकल्स नहीं थे, कोई गैसेस नहीं थी,
एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग था, हाइड्रोजन एबंडेंट थे। तो जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था अर्थ का, ग्रेजुअली जब कम हुए तो वाटर बॉडीज़ बनी, और वाटर बॉडीज़ के अंदर डिफरेंट केमिकल्स इंटर किए। बात समझे, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो ग्रेजुअली बाय देयर कम्बिनेशंस डिफरेंट माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड देन मैक्रोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। पहले सेल नहीं था, इनके कॉम्बिनेशन से पहले ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, न्यूक्लिक एसिड्स, इनका फॉर्मेशन हुआ। इनके कॉम्बिनेशन से पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बने, फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बना। बात समझ में आई? और इन्हीं के कंपोजिशन से एक सेल का फॉर्मेशन हुआ। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि लाइफ ओरिजिनेटेड ओनली वंस। बात समझ में आई? और उसके बाद सिंस फॉर एवर बाई मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम 1 सेल टू 2 और 2 to 8। तो सबसे पहले सेल जो था वो बाई केमिकल इवोल्यूशन से बना। उसके लिए एक थ्योरी है जिसको कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ लाइफ। बात समझ में आई? तो वहाँ से चली है ये कहानी, जो कि कहानी स्टार्ट होती है आज से 4.5 बिलियन ईयर से वो। ठीक है, तो ये तो सेल थ्योरी में कहेंगे कि फर्स्ट गिवन बाई शिलेडन एंड शॉन। According to them, ठीक है, आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू देम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ cells and their products. Living organisms made up of cells and their products. ठीक है, लेटर ऑन them living body made up of cells and their products. ठीक है, इसके बाद से लेटर ऑन रुडोल्फ वर्शो modified as, और उन्होंने कहा कि एक टर्म दिया, कहा ओमनिस सेलुली ई सेलुला। ये जो वर्ड है ओमनिस सेलुली ई सेलुला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही है ऑल सेल्स arise from pre-existing cells. Arise from pre-existing cells. Arise from pre-existing cells. तो इस तरह से फाइनली जो सेल थ्योरी फ्रेम्ड हुई उसमें 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो अब सेल थ्योरी में लिखिए कि सेल थ्योरी इज, उसमें 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला तो ये लिख लीजिए कि ऑल लिविंग बॉडी, यहां पर हो जाएगा ऑल लिविंग बॉडी मेड अप ऑफ, हाँ इसमें कहेंगे सेल थ्योरी इज समराइज्ड एज। अब सेल थ्योरी के 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट तो हो गया कि लिविंग बॉडी
मेड अप ऑफ cells and their products. Cells and their, or number 2, all cells arise from pre-existing cells. प्री-एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्टरी बातें हो गई। उसके बाद से हम जानते हैं कि सेल्स कितने तरह के हो गए। जनरली जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो 2 हो गए। एक है प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर तो नंबर के बेसिस पर है, प्रोकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस क्या है? बेसिक ये है कि प्रोकैरियोट का मतलब क्या हो गया? पहली बात तो ये हो गई कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कह सकते हैं। और डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो कहेंगे ये है यू कैरियोटिक सेल हो गया। अब इस प्रो का मतलब ही आप जानते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो के मीनिंग होते हैं बिफोर, है ना, और कैरियन के मीनिंग हो गए न्यूक्लियस। मतलब ये ऐसा सेल है जिसमें डिफिनिट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन उसके पहले का सेल है। और दूसरी बात यहाँ हो गई, आप जानते हैं यू के मीनिंग होते हैं और कैरियन के मीनिंग हो गए न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और डिफिनिट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। अब ट्रू न्यूक्लियस और डिफिनिट न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस सेल को देखें कि ये एक सेल है और यहाँ एक सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हमने कहा कि साइटोप्लाज्म तो इसके अंदर भी होगा और साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन इसके अंदर भी है। यहाँ यू विल फाइंड के जो डिफिनिट न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर डिफिनिट न्यूक्लियस नहीं है तो सेल का स्टेटस देने के लिए क्या चाहिए? इसे सेल का स्टेटस मिलना चाहिए इसके अंदर। तो क्या मिलेगा? जैसे एज फॉर एग्जांपल आपने ये सवाल किया कि पहले क्या था, ठीक है, सबसे पहले क्या बना, तो हम कहते हैं कि लाइफ जब ओरिजिन की तो सबसे पहले ये एक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का बना हुआ, पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ एक कोलोइडल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन हमने इसे सेल नहीं कहा और यह भी नहीं कहा कि लाइफ का ओरिजिन हो गया। इसको हमने कहा था प्रोटोबायोन्ट। बायोस का मतलब प्रोटो का मतलब यानी कि लाइफ के, डिफिनिट लाइफ के ओरिजिन होने के पहले का स्टेटस है ये। बात समझ में आई? हमने इसे लाइफ या सेल का स्टेटस नहीं दिया। बात समझ में आई? कब दिया इसका स्टेटस? जब इसके अंदर एक लिपिड लिमिटिंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया और इसके अंदर एक रेप्लिकेटर आ गया। रेप्लिकेटर का मतलब रेप्लिकेट करना, 1 से 2 बनाना। बात समझ में आई? तो रेप्लिकेटर जो सबसे पहले बना वो आरएनए बना, उसके बाद फिर डीएनए बना। बात समझ में आई? तो रेप्लिकेटर जब आया तो हमने कहा कि इसका डिफिनिट स्टेटस इसके सेल का हो गया। तो इसी तरह से ये जो प्रोकैरियोट बना, इसका मतलब है कि पहला सेल जो बना वो क्या था? प्रोकैरियोट था। तो इसके अंदर क्या हुआ कि रेप्लिकेटर के फॉर्म में, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्या है? डीएनए है।
और इसके अंदर जो बना वो क्या हुआ, अब डिफिनिट न्यूक्लियस इससे एडवांस हो गया तो इसके अंदर क्या बन गया, तो ये अब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। तो ये साइटोप्लाज्म है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये इसकी आउटर बाउंड्री है। अब और डिफरेंस इन दोनों में क्या हो सकता है, दोनों में डिफरेंस ये हो सकता है कि प्रोकैरियोट, तो एक तो सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि इसके अंदर क्या है कि रेप्लिकेटर जो है इसके अंदर पाया जाता है वो कौन सा है, तो अगर इसके अंदर डीएनए है जो कि बैक्टीरिया का सेल है तो इसके ऊपर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन ये नहीं है, नेकेड है। क्या है ये, तो नेकेड डीएनए है, नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव स्टेज या दिस इज नोन एज न्यूक्लियोइड ऑल्सो। क्या कहते हैं इसको, ये न्यूक्लियोइड हो गया जो कि सिंपली एक डीएनए है, इस पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं। लेकिन ये जो डिफिनिट न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आई, क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, डीएनए है या आरएनए, इसी को रेप्लिकेटर भी कहते हैं। ये तो होना मस्ट है, तो इसलिए इसके अंदर क्या है, डीएनए है, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, क्रोमोसोम्स डेवलप कर गया। अब एक क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स अगर आप देखो कि ये क्रोमोसोम्स जो है इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे। ये क्रोमोसोम्स है, थ्रेड लाइक हो जाता है पूरा, तो उसको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। जब ये कंडेंस्ड होने लगता है तब क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन में आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो क्या है, इसके अंदर डीएनए है, डीएनए तो होना मस्ट है। अब डीएनए है तो प्लस इसके अंदर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी है और प्लस इसके अंदर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है और प्लस इसके अंदर सम आरएनए भी है। अब ये सारा कंपोजिशन मिल गया तो ये क्रोमोसोम्स बन गए या क्रोमेटिन मटेरियल्स बन गए और अब ये सराउंडेड हो गए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। बात समझ में आई। तो जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो गए तो इसे कहा डिफिनिट न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके अंदर वो नहीं है लेकिन उसके अंदर ये प्रेजेंट है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जिसके बेसिस पर इसका नाम हमने दिया। एक को कहा प्रोकैरियोट और दूसरे को कहा क्लियर। इसके साथ साथ और भी इसके स्ट्रक्चर्स अब फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या होते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि अगर इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है तो इफ सेल वॉल प्रेजेंट, तो ये सेल वॉल किस चीज़ का होगा, तो कहेंगे म्यूरेमिक एसिड होगा। क्या होगा, म्यूरेमिक एसिड के बने हुए होंगे। इसमें कहेंगे कि सेल वॉल ऑफ म्यूरेमिक एसिड एब्सेंट। सेल वॉल ऑफ म्यूरेमिक एसिड जो है वो इसके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और हो सकता है, वो क्या है, क्या कुछ बोल रहे तुम? हाँ, पहले एक बात और देख ली। अब ये चूंकि डीएनए की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं, एक और सर्कुलर डीएनए होगा विच इज नोन एज प्लाज्मिड। क्या है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड भी हो सकता है। अगर प्लाज्मिड है तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो जीनोमिक डीएनए है इसके अलावा। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या करेगा कि ये रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने में हेल्प करेगा, ये इसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई क्रोमोसोम है जो कि सर्कुलर डीएनए होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये और भी दूसरे कैरेक्टर के साथ साथ इट शोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या
क्या शो करता है? फिर हम लोग 12th के अंदर जब बायोटेक्नोलॉजी आ गए तो बायोटेक्नोलॉजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर की तरह काम करता है। हम अपने फॉरेन डीएनए को इसके साथ जोड़ करके फिर ट्रांसमिट करते हैं दूसरे सेल के अंदर। तो ये हो गया प्लाज्मिड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप कि प्लाज्मिड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट में कहेंगे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल plasmid present having property of antibiotic resistance, having property of antibiotic resistance, इधर कहेंगे कि प्लाज्मिड एब्सेंट। इसमें क्या होगा? प्लाज्मिड जो होता है वो एब्सेंट होगा। इसके सेल मेम्ब्रेन के साथ एक स्ट्रक्चर और इसमें लगा हुआ होता है, जैसे ये प्लाज्मिड है, इसे कहते हैं हम लोग मेसोजोम। क्या है? सेल मेम्ब्रेन का इनसाइड फोल्डिंग होती है, इसे कहते हैं हम लोग। ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये इसके कई फंक्शंस होते हैं। ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ये रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा, ये सिक्रीशन में हेल्प करेगा, ये और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, इंजाइमेटिक कंटेंट्स के बनाने में हेल्प करेगा। ये सारा काम किसका है? तो मेसोजोम का है, जो कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, वो प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में मेसोजोम नहीं होते। ठीक है, तो एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया, इसको डायग्राम में ड्रॉ कर लीजिएगा, इसने डायग्राम बनाया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हो गया। हमने कहा प्लाज्मिड जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होगा। इसके बाद हमने कहा कि इसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स के बारे में सबको पता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस। और 70S राइबोसोम्स जो है, लेकिन इसके अंदर कैसा राइबोसोम होगा? तो 80S राइबोसोम्स होते हैं। 80S राइबोसोम होगा। ठीक है, इसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, ये क्या होंगे? प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, लेकिन यूकैरियोट में प्रेजेंट होंगे। इसको लिख लीजिएगा कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स like mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, लाइसोसोम, राइबोसोम एटसेट्रा एब्सेंट। ठीक है, इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताओगे जो कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हमने बताया कि प्रोकैरियोट में नहीं होते, यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। फिर यूकैरियोट दो तरह के सेल्स होते हैं, प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है
इसका जो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है? बोलिए। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। बड़ा होता है प्लांट से। फूड वैक्यूल तो जो है वो ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है। फूड वैक्यूल तो इसमें भी होगा, फूड वैक्यूल उसमें भी होगा, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन होगा तो एक नहीं, प्लास्टिड उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कॉमन होता है वो है क्या, कि सेंट्रोसोम्स। वो एनिमल सेल में तो होगा, लेकिन सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता। क्लियर? तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केस में। मेसोजोम का 2-4 पॉइंट में आप लिख लीजिए उसका फंक्शन। मेसोजोम से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मेसोजोम्स के बारे में लिख लीजिए ही कि मेसोजोम्स है क्या। तो मेसोजोम्स जो है वो लिख लीजिए कि ये इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म। इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया कि फंक्शन हो जाएगा हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। दूसरा फंक्शन हो जाएगा रेस्पायरेटरी एंड सिक्रीशन, या हेल्प्स इन रेस्पायरेशन एंड सिक्रीशन में भी ये हेल्प करेंगे। उसके बाद इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन and enzymatic content। increases surface area of cell membrane and enzymatic content। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मैंने इतने जो सेल ऑर्गेनेल लिखे, एक एक फंक्शन आप बता सकते हैं, कोई भी आदमी इसका फंक्शन क्या है। एक का तो सब लोग बता दीजिएगा, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा ये भी बता दीजिएगा राइबोसोम्स, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसलिए कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। किस फॉर्म में करता है? एटीपी के फॉर्मेशन करता है, कई बार डिस्कस कर चुके। गोल्गी बॉडी का फंक्शन बताइए, एक फंक्शन सिर्फ। स्ट्रक्चर फंक्शन से बाद में हम पढ़ेंगे। कोई एक फंक्शन, एक सेल के अंदर गोल्गी बॉडी क्या करता है? बोलो, गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होगा? गोल्गी बॉडी का फंक्शन होता है सेल सिक्रीशन। क्या होगा? सेल सिक्रीशन। जैसे मैंने कहा राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वेरी गुड। और ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ के लिए? जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है, कई बार बताया इसके पहले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होंगे। एक होता है स्मूथ होता है, दूसरा रफ होता है ना। रफ क्यों होता है? इसलिए कि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। जब राइबोसोम्स उसके ऊपर होंगे तो क्या करेगा? वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब वो प्रोटीन सिंथेसिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो गोल्गी बॉडी तक पहुंचेंगे, और फिर उनकी वहाँ क्या होगी? पैकेजिंग होगी, फिर उसका सिक्रीशंस होता है, फॉर्मेशन बाहर निकलता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन हो गया, है ना। आगे देखेंगे स्मूथ का फंक्शन होता है, वो लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, है ना। लाइसोसोम का क्या फंक्शन है? क्यों? वाई? लाइसोसोम्स में होता क्या है?
लाइसोसोम अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि लाइसोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, तो क्या कहेंगे कि इट कंटेन्स, क्या रहता है उसके अंदर, तो लाइसोसोम इज फिल्ड विथ और कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या रखते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो जाते हैं, फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स के डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, है ना। तो हमारे सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कई बार हमने पढ़ा कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, हमने पोरीफेरा में डिस्कस किया, क्या होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब ये कि सेल के अंदर डाइजेशन होगा। तो सेल के अंदर जब डाइजेशन होगा तो डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। तो एंजाइम्स उस सेल के अंदर होगा तभी तो जो इंट्रासेलुलर सिंगल सेल के अंदर जो फूड वैक्यूल बनता है, अंदर ले लिया सेल ने, फैगोसाइटोसिस कर लिया, सेलेटिंग कर लिया, अब वो जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स है उसके अंदर जो फूड है उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो उसके डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम्स कहाँ से मिलेगा, तो लाइसोसोम से मिलेगा, है ना। तो इस तरह से एक एक फंक्शन हम याद रखें, फिर डिटेल में उसका देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एनर्जी प्रोडक्शन, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन, गोल्गी बॉडी सेल सिक्रीशन, पैकेजिंग और सेल सिक्रीशन में हेल्प करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल और ट्रांसपोर्ट के लिए भी हेल्प करेगा। सेंट्रोसोम्स क्या किस लिए होते हैं, अभी बताया कि स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीज़न में, बात समझ में आई। मेनली वो सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो सेंट्रियोल बन करके वो सेल डिवीज़न में हेल्प करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में आप जानते हैं कि न्यूक्लियस तो हाँ वो सेल डिवीज़न में हेल्प करेगा, जेनेटिक मटेरियल कैरी करेगा और सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, मेटाबॉलिज्म को करेगा, है ना। इसलिए कि इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं, तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो ट्रांसफ़र होंगे किसके थ्रू, तो न्यूक्लियस के थ्रू। सेल डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, क्रोमोसोम्स जो है वो कैरी करके जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में नहीं है, ठीक है। अब आइए कि ये जो बैक्टीरियल सेल है जो कि प्रोकैरियोट है, ये बैक्टीरियल सेल का शेप क्या क्या हो सकता है और टाइप्स जनरल में क्या होते हैं। जैसे एक होता है एस्फेरिकल, क्या होगा, एस्फेरिकल का एग्जाम्पल कोई बताएगा मुझको, उसको क्या कहते हैं। ये मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया, इसे क्या कहेंगे, ठीक है, ये होता है कॉकस, ठीक है ना। हाँ, इसको प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा हो गया तो कॉक्साई कहते हैं, ठीक है। किसी कोई बता सकता है कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो कोई डिजीज़ करता हो, स्ट्रेप्टोकोकस है, न्यूमोनिया करता है ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी उसको बोलते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। दूसरा है रॉड शेप्ड, तो कैसा होगा, ये हो जाता है रॉड शेप्ड, तो इसे कहते हैं बेसिलस। इस बेसिलस में क्या हो सकता है कि फ्लैजेला भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। किसमें, हाँ, तो रॉड हो गया बेसिकली, मेनली रॉड शेप्ड है, वो चेंज हो गया थोड़ा तो स्पिंडल शेप्ड भी हो जाएगा, लेकिन बेसिलस जो है वो रॉड शेप्ड के लिए ही यूज़ करते हैं। और क्या हो गया, एक है कॉमा शेप्ड, तो वो क्या हो गया, विब्रियो हो गया। ये ऐसा होगा, तो ये हो गया ये है विब्रियो, और दूसरा होता है स्पाइरली होता है, उसको कहते हैं स्पाइरोचीट, है ना। वो कैसा होता है, वो स्पाइरल शेप्ड होगा, वो इस तरह से होता है। तो इस तरह के शेप का, डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल सेल होंगे, ठीक। हाँ भाई देखो, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसके बाद से हमें देखना है यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिस्क्रिप्शन हो गया, मेसोसोम्स हमने बता दिया,
अब यहाँ से चलेगा आपको यूकैरियोटिक सेल्स, उसका डिस्क्रिप्शन, और फिर यूकैरियोटिक सेल्स के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. अल्लाह हाफिज़.